हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके स्पर्श भाग 2 के चैप्टर नंबर 5 पर्वत प्रदेश में पावस, जिसे लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने, इसे हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में जन्मे सुमित्रा नंदन पंत ने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। 7 साल की उम्र में स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत भी किए और यहाँ पुरस्कृत हुए अपने स्कूल में जब वो 7 साल के थे। 1915 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन शुरू किया और छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने गए। 20 मई 1900 को उत्तराखंड में जन्मे सुमित्रा नंदन पंत को बचपन से ही लिखना अच्छा लगता था और 7 साल की उम्र में स्कूल में इनको काव्य पाठ के लिए पुरस्कार भी दिया गया। इन्होंने 1915 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन का शुरुआत किया और ये छायावाद के कवि माने जाते हैं। इसमें प्रमुख कवि माने जाते हैं छायावाद के। पंत जी की आरंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद छलकता है। इसके बाद वे मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। इनके बाद की कविताओं में अरविंद दर्शन का प्रभाव स्पष्ट नज़र आता है। तो इनकी कविताओं में प्रकृति प्रेम रहस्यवाद ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इन्होंने महात्मा गांधी और मार्क्स के विचारों से ये प्रभावित हुए थे। इनकी कविताओं में अरविंद दर्शन का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। जीविका के क्षेत्र में पंत जी उदय शंकर संस्कृति केंद्र से जुड़े, आकाशवाणी के परामर्शदाता रहे, लोकायतन सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया। हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हुए। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1969 में चतंबरा संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ। तो किस प्रकार से इन्होंने साहित्य सृजन में, काव्य पाठ में अपना योगदान दिया। इनको पद्म भूषण सम्मान भी दिया गया और इन्होंने लोकायतन सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की, आकाशवाणी में परामर्शदाता रहे। फिर इन्होंने कला और बूढ़ा चांद जैसी कविता लिखी। 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1969 में चतंबरा संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और इनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ। इनकी अन्य या प्रमुख कृतियां हैं वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण और लोकायतन। भला कौन होगा जिसका मन पहाड़ों पर जाने को न मचलता हो, जिन्हें सुदूर हिमालय तक जाने का अवसर न मिलता। वे भी अपने आसपास के पर्वत पर वहाँ पे जाने में उनका अवसर शायद ही हाथ से जाने देते हैं जब उनको मौका मिलता है पर्वतों में जाने के लिए। ऐसे में कोई कवि और उसकी कविता अगर कक्षा में बैठे बैठे ही वह अनुभूति दे जाए जैसा वह अभी अभी पर्वतीय अंचल में विचरण करके लौटा हो, तो फिर बात ही क्या होगी। जो कवि आपको कक्षा में बैठे बैठे ही वो प्रकृति का अनुभव करा दे, जिसमें आप पर्वतों में जाने का आपको अवसर मिले, ऐसा अनुभव हो, तो फिर वो बात ही क्या होगी। प्रस्तुत कविता में ऐसे ही रोमांच और प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आँखों निखरने की अनुभूति देती है। यही नहीं, सुमित्रा नंदन पंत की अधिकांश कविताएं पढ़ते हुए यही अनुभूति होती है कि मानो हमारे आसपास की सभी दीवारें कहीं विलीन हो गई हों। हम किसी ऐसे रम्य स्थल पर आ पहुँचे हैं जहाँ पहाड़ों की अपार श्रृंखला है, आसपास झरने बह रहे हैं और सब कुछ भूलकर हम उसी में लीन रहना चाहते हैं। तो ये दृश्य इतना सुंदर होता है कि हम इसमें खो जाते हैं और सब कुछ भूलकर उसी में लीन हो जाना चाहते हैं।
जो भी पहाड़ है, झरने हैं, इन सारी चीज़ों में महाप्राण निराला ने भी कहा था, पंत जी में सबसे ज़बरदस्त कौशल जो है वह है शैली की तरह अपने विषय को अनेक उपमाओं से संवार कर मधुर से मधुर और कोमल से कोमल कर देना, कि चीज़ों को और सुंदरता से प्रकट करना, इस तरीके से प्रकट करना किसी भी विषय को। पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दीर्घ सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। पावस यानी वर्षा ऋतु, पर्वत प्रदेश पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, पल पल यानी हर क्षण, प्रकृति यानी वेश प्रकृति का रूप, मेखलाकार करधरनी के आकार की पहाड़ की ढाल, अपार यानी विशाल, असीम यानी विशाल या असीम, सहस्त्र यानी हजार, दृग यानी सुमन, पुष्प रूपी, आंखें फाड़ यानी खोल कर अवलोकन करना, देखना, निज यानी अपना, महाकार यानी विशाल आकार, ताल यानी तालाब, दर्पण यानी आईना या शीशा। तो सुमित्रा नंदन पंत एक पर्वतीय क्षेत्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस समय वर्षा ऋतु का समापन तथा पर्वतीय क्षेत्र था। ऐसे समय में प्रकृति हर पल अपने रूप को परिवर्तित कर रही थी। ठीक सामने करधनी के समान विशाल पर्वत दूर दूर तक फैले हुए था। उस पर्वत पर खिले हुए हजारों फूल ऐसे लग रहे थे मानो वे पर्वत की आँखें हों, और पर्वत अपनी उन असंख्य आँखों से नीचे तालाब के फैले हुए जल में अपने विशालकाय शरीर के प्रतिबिंब को देख रहा हो। वास्तव में उसी पर्वत के पास एक विशाल तालाब भी था, जिसका जल इतना स्वच्छ और पारदर्शी था कि उसमें पर्वत का प्रतिबिंब आईने के समान दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य को बताया गया है कि कैसे पर्वतीय क्षेत्र का जो सुंदरता होता है वो बहुत ही अद्भुत होता है। तो जब वर्षा ऋतु का समय था, उस समय पर्वतीय क्षेत्र में कैसे हर पल जो प्रकृति का हर पल अपने रूप को कैसे चेंज कर रहा था, बदल रहा था। उसके ठीक सामने करधनी के समान एक विशाल पर्वत दूर दूर तक फैला हुआ था, और उस पर्वत में बहुत सारे फूल खिले हुए थे, और देखने से ऐसा लगता था जैसे वो पर्वत की आँखें हों, और अपनी उन असंख्य आँखों से वो तालाब में फैले हुए जल में अपने विशालकाय शरीर को देख रहा हो। पर्वत के पास एक विशाल तालाब भी था, जिसका जल इतना स्वच्छ और इतना पारदर्शी था, जिसके आर पार दिखे। उसमें पर्वत अपने प्रतिबिंब को, अपने इमेज को देख रहा था एक आईने के समान, जैसे आईने में देखते हैं उसके समान। काव्य सौंदर्य है, इसमें चित्रात्मक शैली के माध्यम से प्राकृतिक सौंदर्य का जीवंत चित्रण किया गया है। इसकी भाषा सहज लेकिन सामासिक है, जिसमें संस्कृत शब्दावली का प्रयोग किया गया है। पर्वत प्रदेश तथा परिवर्तित प्रकृति में अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। पल पल तथा बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार मौजूद है। दृक् सुमन में रूपक अलंकार तथा दर्पण सा फैला में उपमा अलंकार है। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरि यानी पहाड़, गौरव यानी महिमा, बढ़ाई, मद यानी मस्ती, नस नस में यानी रग रग में, उत्तेजित यानी जोश से भरे हुए, लड़ी यानी श्रृंखला माला, झरते यानी गिरते, झाग यानी फेन, निर्झर यानी झरना, ओर यानी हृदय, उच्चाकांक्षा मतलब ऊंचे उठने की कामना, तरुवर यानी बड़े बड़े पेड़, नीरोनभ यानी शांत आकाश, अनिमेष यानी एकटक देखना, चिंता पर यानी चिंतित, चिंता में मग्न।
तो इसमें कवि कहता है कि पर्वतों पर बहने वाले झरनों की झरझर की आवाज़ को सुनकर ऐसा लगता है मानो कि वे पर्वतों का गुणगान कर रहे हों। उनकी आवाज़ को सुनकर नस नस में जोश भर जाता है तथा मन उत्साह एवं उमंग से भर जाता है। पर्वतों पर बहने वाले झाग से भरे झरने झरते समय मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर लग रहे हैं। पहाड़ों पर उगे हुए विशाल एवं ऊंचे पेड़ों के मन में ऊंची ऊंची आकांक्षाएं छिपी हैं। ये शांत आकाश को बिना पलक झपकाए अटल और कुछ चिंता में डूबे हुए से झांक रहे हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वे आकाश के रहस्यों को जानना चाहते हैं। तो जैसे झरनों की झरझर आवाज़ जो सुनाई दे रही है, ये बहुत ही सुनने में अच्छा लग रहा है, एक जोश भर दे रहा है, मन में उत्साह, मन में उमंग भर जा रहा है। पर्वतों पर बहने वाले जो झाग से भरे झरने होते हैं, वे जब बहते हैं तो लगता है मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर ये लगते हैं। पहाड़ों पर जो पेड़ उगे हुए हैं, वे देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि पेड़ों के मन में ऊंची ऊंची आकांक्षाएं छिपी हैं, जो आकाश को बिना पलक झपकाए हुए देखते हैं और कुछ चिंता में डूबे हुए उसे झांक रहे हैं। मतलब देखने से ऐसा लगता है जैसे वे आकाश के रहस्यों को जानना चाहते हैं। काव्य सौंदर्य है भाषा प्रभाव उत्पादक होने के साथ साथ भावों की अभिव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम है। संस्कृत शब्दों का प्रयोग स्वच्छंदता पूर्वक किया गया है। झरझर नस नस तथा उठ उठ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार मौजूद है। झरते झाग नीरव नभ तथा अनिमेष अटल में अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। मोतियों की लड़ियों से सुंदर तथा उच्चाकांक्षाओं से तरुवर में उपमा अलंकार मौजूद है। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारत के पर, रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धंस गए धरा में सभय साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यों जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। भूधर यानी पहाड़, अपार यानी जिसके पार ना हो, असीमित, पारत के पर पारे के समान धवल यानी सफ़ेद एवं चमकीले पंखों वाला बादल, रव यानी शेष, केवल का रह जाना या चारों ओर शांत निस्तब्ध वातावरण में केवल पानी के गिरने की आवाज़ का रह जाना। भूधर यानी धरती, धंस गए यानी नीचे दब गए, सभय यानी भय के साथ, शाल यानी एक वृक्ष का नाम जो पहाड़ों पर पाया जाता है, ताल यानी तालाब, जलद यान यानी बादल रूपी विमान, विचर विचर यानी घूमकर, इंद्रजाल जादू भरी जो जादू भरे कारनामे हैं। कवि कहते हैं कि कवि वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे अचानक एक पूरा पर्वत पक्के से समान अत्यधिक सफ़ेद और चमकीले पंखों को फड़फड़ाता हुआ ऊपर आकाश में उड़ रहा है। झरनों की तो केवल आवाज़ ही सुनाई दे रही है, अर्थात वही शेष रह गई है। इसके पश्चात इन बादलों से इतनी तेज वर्षा हुई जैसे आकाश धरती पर टूट पड़ा हो और इसने वर्षा रूपी बाणों से धरती पर आक्रमण कर दिया हो। शाल के विशाल वृक्ष बादलों के झुंड में ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वे भयभीत होकर धरती में धंस गए हों। तालाब के जल से इस तरह धुआं उठने लगा है मानो उसमें आग लग गई हो। इस प्रकार वर्षा के देवता इंद्र बादल रूपी विमान में घूम घूम कर अपने जादुई करतब दिखा रहे हैं। इसके कारण पर्वतों पर क्षण क्षण में विचित्र और अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा है। तो कवि कहते हैं कि अचानक से पूरा बादल कैसे पूरा अत्यधिक सफ़ेद और चमकीले पंखों को फड़फड़ाता हुआ ऊपर आकाश में उड़ता जा रहा है। झरनों की तो केवल आवाज़ ही सुनाई दे रही है और बादल से इतनी तेज वर्षा हो रही है कि आकाश लगता है कि धरती पर टूट पड़ा हो और वर्षा का बाण धरती पर आक्रमण कर दिया हो, कि इतनी तेज बारिश हो रही है। और जो यहाँ वृक्ष है, शाल के विशाल वृक्ष, वो बादलों के झुंड में ऐसे लग रहे हैं जैसे वो उनसे डर रहे हों, भयभीत होकर जैसे धरती में धंस गए हों। तालाब के जल से इस तरीके का धुआं उठ रहा है जैसे मान लो उसमें आग लग गई हो। देवता इंद्र बादल रूपी विमान में घूम घूम कर अपने ये सारी जादुई करतबे दिखा रहे हैं
और जिसके कारण पर्वतों में हर पल विचित्र और अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। काव्य सौंदर्य प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव चित्रण करने के लिए चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। जीवन चित्रण के लिए दृश्य बिंब का प्रयोग हुआ है। भाषा सहज लेकिन संस्कृतनिष्ठ है। अपार पारद के पर में रूपक अलंकार तथा विचर विचर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार निहित है। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।